सोचिए एक कोर्ट रूम का बड़ा ही टेंस सीन है। एक जज अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा है और वो एक फैसला सुनाते हैं। राइट, किसी को मौत की सजा मिल रही है ना? हाँ, एग्जैक्टली। फिर एक जल्लाद यानी एक हैंगमैन उस सजा पर ग्राउंड लेवल पर अमल करता है। या फिर एक बिल्कुल अलग सीन लीजिए, जैसे एक वॉलेटाइल बैटलफील्ड या रायट का सीन, जहां एक सोल्जर अपने कमांडर के आदेश पर भीड़ पर गोली चला देता है। बिल्कुल। अब एक आम इंसान की नज़र से देखें तो इन सभी सिचुएशंस में किसी ना किसी की जान जा रही है, राइट? एक फिजिकल एक्ट हो रहा है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी खत्म कर रहा है। सही बात है, देखने में तो ये मर्डर ही लगता है। तो सवाल यह है कि क्या ये लोग हत्यारे हैं? मतलब क्या एक जज, एक जल्लाद या एक सोल्जर पर मर्डर का केस चलना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं? है, ये देखने में बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट लगता है। पर कानून, क्रिमिनल लॉ दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखता है ना। बिल्कुल नहीं। कानून इंटेंशन यानी इरादे और ड्यूटी यानी कर्तव्य के बीच एक ऐसी फाइन लाइन ड्रॉ करता है जो इस पूरे सीन का मतलब कंप्लीटली बदल देती है। तो आज के इस डीप डाइव में हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के चैप्टर 3 का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा एनालाइज करने वाले हैं, जिसे जनरल एक्सेप्शंस कहा जाता है। स्पेसिफिकली हमारा फोकस उन सोर्सेस पर होगा जो जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स को डिफाइन करते हैं। हम समझेंगे कि कब एक लीगल ऑर्डर का पालन करना किसी को क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचा सकता है, और कब मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था, जिसे सुपीरियर ऑर्डर्स कहते हैं, वो तर्क बिल्कुल काम नहीं आता। ये ड्यूटी और क्राइम के बीच की लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। और में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ एक गलत एक्शन किसी को मुजरिम नहीं बनाता, जिसको हम एक्टस रियस कहते हैं। राइट, एग्जैक्टली। इस फिजिकल एक्शन को कानूनी भाषा में एक्टस रियस कहते हैं। पर एक्टस रियस तब तक क्राइम नहीं है जब तक उसके पीछे एक मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड या क्रिमिनल इंटेंशन ना हो। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझा सकते हैं क्या? श्योर। सोचिए एक इंसान छत पर खड़ा है, उसका पैर फिसलता है और उसके हाथ से एक ईंट गलती से नीचे गिर जाती है और किसी के सर पर लग जाती है। आउच। ओके, अब एक दूसरा सिनेरियो लीजिए। वही इंसान छत पर खड़ा है, वो नीचे किसी को देखता है जिससे वो लिटरली नफरत करता है और जानबूझकर वही ईंट उसके सर पर दे मारता है। दोनों ही केसेस में फिजिकल एक्शन बिल्कुल सेम है। एक ईंट ऊपर से नीचे गिरी और किसी को चोट लगी। एग्जैक्टली। लेकिन कानून इन दोनों सिनेरियोस को जमीन आसमान के फर्क से देखता है। एक एक्सीडेंट है जहां मेंस रिया नहीं था, और दूसरा अटेम्प्टेड मर्डर या मर्डर है जहां गिल्टी माइंड मौजूद था। तो बीएनएस के जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, वो यही चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट? ये इंश्योर करने के लिए कि कानून अंधा होकर हर फिजिकल एक्ट को सजा ना दे दे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उस व्यक्ति की बात करते हैं जो हमारे लीगल सिस्टम के बिल्कुल टॉप पर बैठकर फैसले लेता है, यानी एक जज, जिनकी कलम से किसी की आजादी छिन सकती है या डेथ पेनल्टी मिल सकती है। राइट। बीएनएस का सेक्शन 15 जो पुराने आईपीसी के सेक्शन 77 के बराबर है, जजेस को एक खास कानूनी सुरक्षा देता है, जिसे सोर्सेज में द शील्ड ऑफ जुडिशियल एक्ट्स कहा गया है। ओके, तो ये काम कैसे करता है? ये सेक्शन क्लियरली कहता है कि अगर एक जज अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है और उसे गुड फेथ यानी सद्भावना में ये विश्वास है कि कानून ने उसे वो पावर दी है, तो उसका किया गया काम क्राइम नहीं है। लेकिन जजेस को इतनी बड़ी ब्लैंकेट इम्यूनिटी क्यों दी गई है? मतलब थोड़ा डेंजरस नहीं लगता? लगता तो है, पर इसे एक हिस्टोरिक केस से समझते हैं। लीगल हिस्ट्री में मेघराज वर्सेस जाकिर हुसैन नाम का एक 1875 का केस है। इस केस में अदालत ने ये एस्टैब्लिश किया था कि अगर कोई जज अपने जुरिस्डिक्शन यानी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है तो उस पर क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, भले ही बाद में उस पर अपनी पावर के गलत इस्तेमाल का आरोप क्यों ना लगे। हाँ एग्जैक्टली। सोचना लाजमी है कि क्या ये सिस्टम एक जज को डिक्टेटर नहीं बना देता, पर असल में इस इम्यूनिटी का मकसद डिक्टेटर बनाना नहीं बल्कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बचाना है। वैसे जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ये इम्यूनिटी ना हो। अगर एक जज को हर फैसला सुनाते वक्त ये डर लगा रहे कि कल को क्रिमिनल उठकर उस पे ही किडनैपिंग या मर्डर का काउंटर चार्ज लगा देगा, तो क्या होगा? वही ना, पूरा लीगल सिस्टम डर के साए में आ जाएगा। कोई भी जज निडर होकर इम्पार्शियल फैसले ले ही नहीं पाएगा। हर कन्विक्शन के बाद जज को अपने ऊपर होने वाले क्रिमिनल ट्रायल का डर सताएगा।
तो ये इम्यूनिटी जजेस को उस डर से मुक्त होकर अपना काम करने की आज़ादी देती है और उनके गलत फैसलों को ठीक करने के लिए अपील का सिस्टम तो होता ही है ना? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। बिल्कुल। एक गलत जजमेंट के लिए जज को जेल में डाल देना पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर देगा। हालांकि ये प्रोटेक्शन सिर्फ तब तक है जब तक जज जुडिशली एक्ट कर रहे हैं। ओ मतलब अगर कोई जज अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को नुकसान पहुंचाता है तो ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी वहां काम नहीं आएगी। अच्छा, अब कोर्ट के इस कमरे से बाहर निकलते हैं। जज ने फैसला सुना दिया, साइन कर दिया, पर उस फैसले को ग्राउंड रियलिटी में कौन बदलता है? कोर्ट के आदेशों को लागू करने वाले ऑफिसर्स, पुलिस फोर्स, बेलिफ्स और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में वो जल्लाद जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। राइट। यहां पर कानून एक नया लेयर ऐड करता है जो कि बीएनएस का सेक्शन 16 है, पुराना आईपीसी सेक्शन 78। ये उन लोगों को ढाल देता है जो कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। उस हैंगमैन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब वो लीवर खींचता है तो वो क्लियरली एक इंसान की जान ले रहा है, पर क्योंकि वो कोर्ट के वैलिड डेथ वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसने कोई क्राइम नहीं किया। उसकी इंटेंशन किसी दुश्मनी निकालने की नहीं, बल्कि सिंपली स्टेट की एक ड्यूटी पूरी करने की है। एग्जैक्टली। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस इस मैकेनिज्म को और डीपली समझाता है। 1976 का कपूरचंद वर्सेस स्टेट केस। ओह, वो पत्नी की प्रॉपर्टी वाला केस? हाँ, वही। इस केस में एक मैजिस्ट्रेट ने एक पति को ऑर्डर दिया कि वो अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी बिना पत्नी की कंसेंट के किसी जगह से निकाल ले। पति ने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि उसके हाथ में कोर्ट का एक ऑफिशियल ऑर्डर था। लेकिन बाद में जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई और मैटर अपर कोर्ट्स तक गया, तो पता चला कि मैजिस्ट्रेट का वो ऑर्डर एक्चुअली गलत था। राइट? मैजिस्ट्रेट ने प्रॉपर्ली कानून को अप्लाई नहीं किया था। सही पकड़ा। तो अब यहाँ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ऑर्डर गलत था और उस गलत ऑर्डर की वजह से पत्नी के राइट्स इन्फ्रिंज हुए थे। पर जब उस पति की क्रिमिनल लायबिलिटी तय करने की बात आई, तो उसे सेक्शन 16 के आधार पर पूरी तरह बचा लिया गया। क्यों? क्योंकि पति ने तो बस एक कोर्ट के ऑर्डर का गुड फेथ में पालन किया था। बिल्कुल। पर इस केस से एक और बड़ा डीप एनालिटिकल सवाल पैदा होता है, जो कि रियली इंटरेस्टिंग है। चलिए, मान लिया ऑर्डर टेक्निकलिटी में गलत था, पर कोर्ट के पास उसे इश्यू करने की बेसिक पावर तो थी। हाँ, लेकिन क्या होगा अगर कोर्ट के पास वो ऑर्डर देने की पावर यानी ज्यूरिसडिक्शन ही ना हो? क्या एक कंप्लीटली इनवैलिड आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर को फॉलो करने वाला व्यक्ति भी लीगली बचेगा? कानून का जवाब इस पर एकदम स्पष्ट है। हाँ, वो बचेगा। शर्त सिर्फ एक है, उस एग्जीक्यूशनर या पुलिस ऑफिसर को गुड फेथ में यह विश्वास होना चाहिए था कि कोर्ट के पास वो ज्यूरिसडिक्शन है। इसके पीछे की रीजनिंग बहुत प्रैक्टिकल लगती है मुझे। एक पुलिस ऑफिसर जो फील्ड में खड़ा है, उसका काम अरेस्ट वारंट सर्व करना है। उसका काम उस वारंट का एपेलेट लेवल लीगल रिव्यू करना नहीं है। एग्जैक्टली। अगर एग्जीक्यूशन लेवल के ऑफिसर्स से ये उम्मीद की जाएगी कि वो पहले किसी रेप्यूटेड लॉयर के पास जाकर उस ऑर्डर की टेक्निकल वैलिडिटी चेक करवाएं और फिर एग्जीक्यूट करें, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ठहर जाएगा। ये हुई ना बात। एग्जीक्यूशनर्स कानून के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लॉ मेकर्स या लॉ इंटरप्रेटर्स नहीं। सही बात है। जब तक उनका ट्रस्ट जेन्युइन था, उन्हें क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त रखा जाता है। पर ये तो बंद कमरों और ठंडे दिमाग से सोचे गए रिटन ऑर्डर्स की बात हुई। हाँ, रिटन ऑर्डर्स में तो वक्त लगता है, लेकिन उन सिनेरियोस का क्या जो इंस्टेंटली अनफोल्ड होते हैं? उन सरकारी अधिकारियों या सोल्जर्स का क्या जिन्हें फील्ड पर अपने सीनियर्स के वर्बल ऑर्डर्स का तुरंत पालन करना पड़ता है? यहाँ पर कंडीशंस बिल्कुल बदल जाते हैं और इसी के साथ कानून का नजरिया भी शिफ्ट होता है। हम एंटर करते हैं लीगल कंपल्शन और सुपीरियर ऑर्डर्स की टेरिटरी में, जो कि कवर होता है बीएनएस के सेक्शन 14 में, जिसे पहले आईपीसी सेक्शन 76 कहा जाता था। हाँ, ये सेक्शन उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो बाउंड बाय लॉ है, यानी कानून द्वारा मजबूर है किसी आदेश का पालन करने के लिए, या फिर जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल के कारण गुड फेथ में खुद को लॉ बाउंड मानते हैं। इसे ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट करके देखते हैं। लीगल आर्काइव्स में एक बहुत ही प्रोमिनेंट जजमेंट है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शुमंगल सिंह 1981 का केस। वो नक्सल मूवमेंट के टाइम का केस। हाँ, वही। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट में एक वायलेंटली चार्ज्ड भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक डेप्यूटी कमिश्नर ने ऑन द स्पॉट अपने सबऑर्डिनेट पुलिस वालों को फायरिंग का ऑर्डर दिया, और पुलिस वालों ने ऑर्डर फॉलो किया, गोली चलाई और कैजुअलिटीज हुई।
जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो वहां एनालिसिस ये नहीं था कि क्या गोली चलाना मॉरल था या इमॉरल। एनालिसिस ये था कि क्या उस क्योटिक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में वो फायरिंग का ऑर्डर लॉफुल था। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कंक्लूड किया कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो ऑर्डर कंप्लीटली लॉफुल था। और क्योंकि आदेश कानूनी था, इसलिए जिन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ने ट्रिगर पुल किया वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड थे। उन्होंने अपना एक्टस रियूज बिना किसी क्रिमिनल मेंस रेया के परफॉर्म किया था। वो सिंपली अपने ऑफिशियल प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे। पर इस लॉजिक से एक बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना लूपहोल निकल कर आता है। सो तो है, अगर सबऑर्डिनेट्स हमेशा यही क्लेम कर दें कि उन्होंने तो बस ऑर्डर माना है, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाएगी? कोई भी प्लेनली इलीगल हरकत करके लीगली बच सकता है, जिसे ज्यूरिस्प्रूडेंस की भाषा में रिस्पोंडिएट सुपीरियर का डॉक्ट्रिन कहते हैं, यानी लेट द मास्टर आंसर। तो क्या कानून ऐसी ब्लाइंड ओबीडियंस, ऐसी अंधी श्रद्धा की इजाजत देता है? इसका जवाब एक रिजाउंडिंग नहीं है। कानून किसी को भी अपना दिमाग और मोरालिटी पूरी तरह स्विच ऑफ करने की परमिशन नहीं देता। क्रिमिनल लॉ में सुपीरियर ऑर्डर्स का डिफेंस कोई एब्सोल्यूट शील्ड नहीं है। एनसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1963 के केस ने इंडियन लॉ में इस पोजीशन को बहुत स्ट्रांगली सॉलिडिफाई किया था, है ना? हाँ, एग्जैक्टली। ये केस क्लियरली बताता है कि आपके सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ तभी एक वैलिड कानूनी डिफेंस बन सकता है जब वो ऑर्डर खुद लॉफुल हो, या कम से कम फॉलो करने वाले को गुड फेथ में लगे कि वो लॉफुल है। और किसी जूनियर को आदेश दे कि जाओ और उस निर्दोष इंसान का फेक इनकाउंटर कर दो, तो ये एक प्लेनली इल्लीगल ऑर्डर है। बिल्कुल, ये कानून के हर बेसिक टेनेंट के खिलाफ है। ऐसे में वो जूनियर ऑफिसर कोर्ट में खड़ा होकर ये नहीं रो सकता कि मैं तो सिर्फ चेन ऑफ कमांड फॉलो कर रहा था, मेरा बॉस मुझे फायर कर देता। एक प्योरली इल्लीगल ऑर्डर को मानना कानून की नजर में उतना ही बड़ा जुर्म है जितना उस ऑर्डर को देना। कानून एक्सपेक्ट करता है कि एक वर्दी पहनने वाला ऑफिसर एक माइंडलेस रोबोट नहीं है। सही बात है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल हिस्ट्री को देखें तो वर्ल्ड वॉर II के बाद जब न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, तब दुनिया भर के टॉप जजेस के सामने नाजी मिलिट्री ऑफिसर्स को लाया गया था। राइट। और लगभग हर अक्यूज्ड ऑफिसर का एक ही यूनिफॉर्म डिफेंस था कि मैं तो सिर्फ अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। पर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स ने इस डिफेंस को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि जब एक आदेश इंसानियत के खिलाफ हो, जब वो एविडेंटली ऑब्जेक्टिवली ईविल और इल्लीगल हो, तो एक सबऑर्डिनेट का फर्ज है उस आदेश को नकारना। मिलिट्री हायरार्की कभी भी ह्यूमन मोरालिटी को ओवरराइड नहीं कर सकती। तो हमने अभी तक बाउंड बाय लॉ होने के कॉन्सेप्ट को समझा। सेक्शन 14। हाँ, कि जब कानून आपको मजबूर करे, लेकिन इस लीगल लैंडस्केप में एक दूसरा सिनेरियो भी है। एक होता है मजबूर होना और एक होता है किसी काम को करने का अधिकार या जस्टिफिकेशन होना, जो कि बीएनएस का सेक्शन 17 यानी पुराना आईबीसी सेक्शन 79 है, जस्टिफाइड बाय लॉ। राइट। सेक्शन 14 कंपल्शन है, पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 17 लीगल परमिशन है। कानून आपको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर एक्शन लेने की अथॉरिटी जरूर दे रहा है। आम नागरिक ज्यादातर इस दायरे में आते हैं। इस डिस्टिंक्शन को समझने के लिए चलिए एक क्लासिक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए एक आम नागरिक है, उसको हम नाम देते हैं ए। एक रात ए अपने घर जा रहा है और अचानक देखता है कि सड़क के किनारे जेड नाम का आदमी किसी दूसरे इंसान पर चाकू से हमला कर रहा है। ओके, सिचुएशन काफी इंटेंस है। अब कानून देश के आम नागरिकों को ये पावर देता है कि अगर उनके सामने कोई संगीन जुर्म जैसे मर्डर हो रहा हो, तो वो कल्प्रिट को रोक सकते हैं और पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तो ए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते तुरंत झपट्टी मारता है और जी को जमीन पर गिराकर उसे पकड़ लेता है। ए यहाँ फोर्स यूज कर रहा है, जो टेक्निकली असॉल्ट हो सकता है। कुछ देर बाद पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो पता चलता है कि एक्चुअल स्टोरी कुछ और ही थी। जी एक्चुअली में मर्डरर नहीं था, बल्कि वो तो अपने सेल्फ डिफेंस में उस दूसरे आदमी से अपनी जान बचा रहा था। ओ वाओ, दूसरे आदमी ने उस पर पहले हमला किया था। अब यहाँ सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो गई। ए ने एक ऐसे इंसान पर अटैक किया जो एक्चुअली में निर्दोष था, तो क्या ए ने असॉल्ट का क्राइम कमिट कर दिया? कानून इस सिचुएशन में ए को पूरी सुरक्षा देगा। ए ने यहाँ कोई क्राइम नहीं किया, भले ही उसने पूरी सिचुएशन को रैडिकली गलत समझ लिया,
पर उस वक्त एक ही ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसने गुड फेथ में एक्ट किया था। उसे सचमुच लगा कि एक मर्डर हो रहा है और कानून उसे उस मर्डर को रोकने की इजाजत देता है, तो वो सेक्शन 17 के अंदर सेफली बच जाएगा। अगर कानून इस केस में ए को सजा दे देता तो सोसाइटी में एक चिलिंग इफेक्ट आ जाता। लोग इमरजेंसीज में किसी की मदद करने की जगह बस म्यूट स्पेक्टेटर्स बने रहते। लेकिन एक मिनट रुकते हैं, हमने सेक्शन 14 से 17 डिस्कस किए और इन सब में एक टर्म बार बार घूम फिर कर आ रहा है, गुड फेथ। हाँ, सद्भावना, ये पूरे जनरल एक्सेप्शंस की जान है। पर क्या गुड फेथ का मतलब सिर्फ ये बोल देना है कि मेरा इरादा तो नेक था? अगर इरादे नेक होना ही काफी होता तो कोर्ट के सामने खड़ा हर क्रिमिनल यही डिफेंस ले लेता। एग्जैक्टली। इसीलिए क्रिमिनल लॉ में गुड फेथ को बहुत टाइटली बाउंड किया गया है। बीएनएस और पुराने आईपीसी के सेक्शन 52 में इसे स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया है। कानून की नज़र में गुड फेथ का मतलब सिर्फ साफ नियत नहीं, बल्कि ड्यू केयर एंड अटेंशन है। यानी उचित देखभाल और ध्यान के साथ काम करना। हाँ, अगर आपने एक अच्छी नियत के साथ लेकिन बिना सोचे समझे लापरवाही से कोई एक्शन ले लिया तो कानून उसे गुड फेथ नहीं मानेगा। इसे ऐसे सोचिए, एक डॉक्टर किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, पर वो अंधेरे कमरे में सर्जरी परफॉर्म करता है जिससे पेशेंट की मौत हो जाती है। ये गुड फेथ नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। कानून कहता है कि अगर एक बेसिक इंक्वायरी से आप फैक्ट्स का पता लगा सकते थे और आपने आलसी होकर इंक्वायरी नहीं की तो कोर्ट आपको एक्सेप्शन नहीं देगा। सही बात है। गुड फेथ क्लेम करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिवली प्रूफ करना पड़ता है कि आपने एज अ रीजनेबल पर्सन उस मौके पर जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो लिए थे। ये ड्यू केयर एंड अटेंशन वाली पूरी बहस एक बहुत ही डीपली रूटेड लीगल पिलर पर टिकी हुई है। कानून किन गलतियों को माफ करता है और किन्हें नहीं। इसके लिए एक पुरानी लैटिन मैक्सिम का यूज होता है, इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, जिसका सिंपल मतलब है तथ्य की भूल यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट माफ है, लेकिन कानून की भूल यानी मिस्टेक ऑफ लॉ कभी माफ नहीं है। बीएनएस के सेक्शंस 14 और 17 इसी प्रिंसिपल को कोड बनाते हैं। दोनों सेक्शंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक वैलिड डिफेंस मानते हैं। इससे एक एवरीडे जुडिशियल सिनेरियो से समझते हैं। एक कोर्ट ऑफिसर को ऑर्डर मिलता है कि जाओ और वाई नाम के आदमी को अरेस्ट करो। वो पूरी इंक्वायरी करता है, पर कंफ्यूजन की वजह से गलती से जेड को वाई समझकर अरेस्ट कर लेता है। जब जेड कोर्ट लाया जाता है तब पता चलता है कि ये रॉन्ग आइडेंटिटी का केस है। इस केस में उस ऑफिसर ने प्रॉपर गुड फेथ मेंटेन किया, पर फैक्ट्स को समझने में उसे फैक्चुअल मिस्टेक हो गई। कानून उसे इसके लिए इम्यूनिटी देगा। पर कानून का रवैया तब बिल्कुल बदल जाता है जब हम मिस्टेक ऑफ लॉ की टेरिटरी में एंटर करते हैं। यहाँ कानून एक पत्थर की लकीर जैसा सख्त हो जाता है। इस सख्ती को समझने के लिए लीगल आर्काइव से एक लैंडमार्क केस निकालते हैं, 1964 का स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज। यस, वो स्विस नेशनल वाला केस। वो फॉरेनर था, जिनेवा से मनीला जा रहा था और उसकी फ्लाइट ने बॉम्बे में ट्रांजिट हॉल्ट लिया। उस वक्त उसके पास गोल्ड था, लेकिन उसके इंडिया लैंड करने से ठीक कुछ दिन पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूल्स में सडन चेंज किया था, जिसकी वजह से उस मात्रा में गोल्ड कैरी करना लीगली रिस्ट्रिक्ट हो गया था। जॉर्ज अरेस्ट हो गया। और जॉर्ज का डिफेंस ट्रायल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसने कहा, मैं तो एक फॉरेनर हूं, आपने नए रूल्स अभी बनाए हैं, मुझे जेन्युइनली इन नए इंडियन रूल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने इग्नोरेंस ऑफ लॉ की अपील की। जब ये हाई प्रोफाइल मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मेजॉरिटी डिसीजन ने उसका ये डिफेंस सीधे तौर पे रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने लाइन ड्रॉ कर दी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून ना पता होना किसी भी हालत में कोई बहाना नहीं हो सकता, भले ही वो इंसान देश के बाहर का भी हो। जॉर्ज को कन्विक्शन और सजा दोनों मिली। पहली नजर में ये थोड़ा हार्श लगता है यार। ये एक बड़ा स्ट्राइकिंग पैराडॉक्स है। कानून हमें फैक्ट्स को गलत समझने पर बड़ी आसानी से माफ कर देता है, पर लॉ की इग्नोरेंस पर कॉमन मैन पर कोई रहम नहीं खाता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पैराडॉक्स के पीछे का लॉजिक एक्चुअली सिस्टम की सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, अगर हमने मिस्टेक ऑफ लॉ को एक वैलिड डिफेंस मान लिया तो क्या होगा? हर क्रिमिनल यही कहेगा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये कानून में जुर्म है। सही बात है। फिर लीगल सिस्टम क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन को ना सिर्फ क्राइम साबित करना पड़ेगा, बल्कि ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उस इंसान के दिमाग के अंदर उस स्पेसिफिक लॉ की प्रॉपरली अपडेटेड नॉलेज थी, जो कि इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ चलने लगा
तो लीगल इग्नोरेंस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से बचने का सबसे बड़ा वेपन बन जाएगी। सिस्टम प्रिज्यूम करता है कि इस देश के ज्यूरिसडिक्शन में आने वाले हर इंसान को कानून पता है। ये एक लीगल फिक्शन जरूर है, पर पब्लिक पॉलिसी के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। वही दूसरी तरफ फैक्ट्स के साथ ऐसी फिक्शन क्रिएट नहीं की जा सकती। हर क्राइम सीन के फैक्ट्स यूनिक होते हैं। हर किसी को हर फैक्ट पता हो, ये अज्यूम करना इलॉजिकल है। बिल्कुल। इन सभी लीगल मैकेनिज्म्स को समझने के बाद हम पूरे डीप डाइव के एक कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं। बीएनएस के ये एक्सेप्शंस दिखाते हैं कि कानून एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। एक तरफ लॉ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, दूसरी तरफ वही लॉ उन लोगों को सजा नहीं देना चाहता जो बिना किसी क्रिमिनल मैलिस के सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं या जेन्युइन कंफ्यूजन में गलती कर बैठे हैं। जब मेंस रिया गायब हो और एक्ट एक लीगल नेसेसिटी से फ्लो हो रहा हो, तो वहां ऑनेस्ट कंप्लायंस को प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन स्ट्रिक्टली ये लिमिट सेट करके कि ब्लेटेंटली इल्लीगल एक्शंस को ऑर्डर्स का चोला पहनाकर छुपाया नहीं जा सकता। एक सिटीजन या प्रोफेशनल के रूप में ये न्यूआंसेस जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और उनकी इम्यूनिटी का बैलेंस हमारी सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर की फाउंडेशन है। अगर इन एक्सेप्शंस को हटा दिया जाए तो जस्टिस सिस्टम का पहिया अपने ही इंटरनल लॉसूट्स के बोझ तले दबकर टूट जाएगा। सही कहा। पर इन सारी डिस्कशंस के बाद मैं एक नए दौर के प्रोवोक करने वाले थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज तक हमने उन जजेस, पुलिस ऑफिसर्स की बात की जो फ्लैश एंड ब्लड हैं, जिनमें इमोशंस हैं, जो ऑर्डर्स सुनते हैं और ह्यूमन परसेप्शन के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन तेजी से आती हुई उस टेक ड्रिवन एज के बारे में सोचिए, जहां डिसीजन मेकिंग ह्यूमन से हटकर मशीन्स के हाथ में जा रही है। कल को जब एक एआई ड्रिवन एल्गोरिथम किसी एयरपोर्ट पर एक फॉल्स आइडेंटिटी मैच करके ऑटोमेटेड अरेस्ट वारंट जनरेट कर दे, ओह, और एक रोबोट या ड्रोन उसे इंस्टेंटली एग्जीक्यूट कर दे, और बाद में पता चले कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी। एग्जैक्टली तो वहां इन सदियों पुराने कानूनों का क्या होगा? क्या एक एल्गोरिथम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुड फेथ में एक्ट कर सकती है? गुड फेथ ह्यूमन इंटेंट का सब्जेक्ट है, एक कोड का नहीं। तो क्या उस प्योरली ऑटोमेटेड सिस्टम एरर के लिए उस प्रोग्रामर पर क्रिमिनल केस चलेगा जिसने हजारों मील दूर बैठकर वो सॉफ्टवेयर कोड किया था, या फिर कानून को एक नया चैप्टर लिखना पड़ेगा? ये सच में एक डीप फिलोसॉफिकल सवाल है ना? यही सोचते हुए सिस्टम ऑफ जस्टिस के इस मजे को समझने की इस कोशिश को हम यहीं विराम देते हैं। जब स्टेट, सिटीजन और आने वाले वक्त में मशीन के एक्शंस ओवरलैप होंगे, तो एक्टस रियस और मेंस रिया का ये बैलेंस ही होगा जो सच्चाई की तरफ रास्ता दिखाएगा।